गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं अपनी न्यू वीडियो फोर्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने इनर्शिया के बारे में बात किया था, फर्स्ट लॉ के बारे में बात किया था और हमने ये जाना था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, अगर हम वो अप्लाई करें एक रेस्ट पे तो क्या होगा। अगर हम वो अप्लाई करें एक जो है जो हमने डिस्कस किया था, एक एग्जांपल लिया था हमने कि रेस्ट पे हमने फोर्स लगाया दोनों तरफ से इक्वल, तब क्या हो रहा है। और हमने एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लगाया, तब क्या हो रहा है। इन सब के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ के बारे में, मोमेंटम के बारे में, ये क्या होता है। ठीक है। और जो है, अगर जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है हमारी फोर्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो वो जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकता है, डाइवर्जेंट फिजिक्स फोर्स लॉज ऑफ मोशन, वीडियो आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। हम शुरू करते हैं मोमेंटम से, क्योंकि सेकंड लॉ को जानने के लिए उससे पहले थोड़ा सा मोमेंटम को जान लेना ज़रूरी है। क्या होता है मोमेंटम, आइडिया है आप सबको? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो, इट इज डिफाइंड एज द टोटल, या इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is known as मोमेंटम। हम इसको ये बोल सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी। किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल पी से। और ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल पी से। और कैसी क्वांटिटी है अपनी? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम बी। पी अपना वेक्टर, बी अपना वेक्टर, ये हमारा मोमेंटम होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू एम बी। इसीलिए डेफिनेशन में भी यही वर्ड लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, तो सिंपल है। मोमेंटम बहुत इजी है। मोमेंटम एक्चुअली में है क्या? मोमेंटम एक बॉडी की, मतलब किसी भी एक बॉडी की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफाइन करती है किसके, उसके वेलोसिटी को। ठीक है, और जो है मोमेंटम को हम जो है, जैसे लाइक कार टेस्टिंग होती है ना सेफ्टी पर्पस के लिए, तो उसमें यही चेक किया जाता है कि उस कार का मोमेंटम क्या है। ठीक है, कि वो कितनी सेफ है वो कार आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बहुत इजी चीज़ है, मोमेंटम में इतना कुछ मतलब है नहीं, बस सिंपल है P इज इक्वल टू एम वी, क्योंकि यही चीज़ अपने सेकंड लॉ में भी यूज होगी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को वहाँ देखेंगे। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होगी, बता सकते हो आप लोग? हाँ भाई, सिंपल है। मास की एसआई यूनिट केजी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक ही चीज़ है, इसको ऊपर लिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये कहाँ से आ गया और ये कहाँ से आ गया, ये है यूनिट तो ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो आप अगर एक चीज़ देखो तो मोमेंटम डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम डायरेक्टली वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम डायरेक्टली मास पे भी डिपेंड कर रहा है। पर बहुत कम केसेस में अपना मास चेंज होता है, बहुत कम केसेस में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली
उसके वेलोसिटी से। जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मोमेंटम इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप कार चला रहे हो, ठीक है, या बाइक चला रहे हो, बहुत तेज स्पीड में चला रहे हो, तो आपको उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके मोमेंटम को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, उसका उस पर फोर्स बहुत अच्छा लगाना होगा। इन बहुत तेज फोर्स लगाना होता है ना, ब्रेक बहुत तेज दबाते हैं हम, जब गाड़ी तेज चल रही सडनली कोई सामने आ गया तो हमें ब्रेक बहुत तेज दबाने पड़ते हैं गाड़ी को रोकने के लिए। आगे इतनी बात समझ में, इतने में कोई दिक्कत? वेरी गुड, चलो छाप लो। छाप लिया सर, वेरी गुड। मेरे बच्चे छापने में नहीं हटते पीछे। सही है, छापना चाहिए, एग्जाम में नहीं छापना बस। ठीक है, मोमेंटम समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ आए हैं, किसकी, सेकंड लॉज ऑफ मोशन। ये पता नहीं कभी कभी पेन की तबीयत खराब हो जाती है, चलना बंद कर देता है। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन सर इसाक न्यूटन का एक बहुत बेहतरीन लॉ है। इतना बेहतरीन समझो कि इससे पता चला कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, इससे पहले क्या था, जब गैलीलियो सर ने ढूंढा था तो गैलीलियो सर ने उसकी डायरेक्शन बता दी थी। ठीक है, कि गैलीलियो सर ने भी यही बोला था कि जो चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी, जो कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में अपना डिस्क्राइब किया गैलीलियो को ही। ठीक है, गैलीलियो ने क्या बोला था कि जो है फोर्स जो है वो कॉज है किसका, फोर्स जो है कॉज है किसका, मोशन का। ठीक है, तो जो है उसके बाद जब न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ दिया तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में उसका मैग्नीट्यूड बताया, क्योंकि डायरेक्शन तो मिल चुका था, डायरेक्शन मिल गया तो पता चल चुका था कि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन है इसमें। जब डायरेक्शन है और वेक्टर क्वांटिटी है तो होना उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो जब इसका मैग्नीट्यूड होगा तो वो कैसे होगा, तो इसको डिफाइन किया किसने, सर इसाक न्यूटन ने। ठीक है, अपने सेकंड लॉ में। ठीक है, हाँ, इसमें हमें क्या मिला, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिला। तो सर न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन सर ने ये बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम इज proportional to the force। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा आपको फोर्स भी उतनी ही लगानी पड़ेगी किसी भी चीज़ पे, उसे रोकने के लिए या हाँ रोकने के लिए। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन निकल के आता है, देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा पी विद टाइम। ठीक है, क्या, विद टाइम। ठीक है, तो एक ही रिलेशन हमारे पास निकल के आया। ठीक है, इसको हम डेल्टा टी भी बोलते हैं, चेंज इन टाइम। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, टाइम तो अपना होता ही रहेगा चेंज। ठीक है, क्योंकि टाइम कभी भी यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो इससे ये चीज़ हुआ, ये चीज़ समझ में आई, ये रिलेशन निकल के आया सेकंड लॉ का। और एक्चुअल में सेकंड लॉ अपना यही है, जो एक्चुअल सेकंड लॉ है वो यही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एफ इजिकल टू एम में कि ये है सेकंड लॉ, बेटा ये सेकंड लॉ नहीं है, ये ड्राइव सेकंड लॉ है जो यहाँ से ड्राइव होके आया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब अपना मास कांस्टेंट हो, तभी ये फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं एफ इजिकल टू एम में तभी वैलिड है। अगर मास चेंज होगा तब हम ये नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे ही मास चेंज होगा तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आई बात समझ में? ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, ये आप कभी भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, मास चेंज हो रहा है तब भी, मास चेंज नहीं हो रहा तब भी। ठीक है, अब जैसे अब हम इसको, अब हम सेकंड लॉ तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना फिजिकल टर्म में, तो कैसे आया। ठीक है, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक, चेंज कैसे आता है कि
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही होगा ना भाई, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल में हम लिख सकते हैं एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मास दोनों को सेम है, बोला ना मास कांस्टेंट होना चाहिए, तो मान लिया हमने मास जो है बिफोर और आफ्टर सेम है, ठीक है, जब चला था तब और जब चलने लगा तब। फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे कार में बैठे हो, ठीक, आप घर से निकले कार में बैठ के, कार मान लो सपोज आपकी 200 केजी की है, 200 केजी की आपकी कार है, ठीक है, और आप चले, आपने 3 आवर्स ट्रेवल किया और आपने ट्रेवल किया मान लो 100 किलोमीटर, ठीक, तब ऐसा थोड़ी है, इतना ट्रेवल करने के बाद जब आपने कार घर जहाँ आपको जाना था वहाँ जाकर आपने कार खड़ी करी और जो है आपने वेट किया, तो अब इसका कार का जो है वेट या 200 से जो है मान के चलो 100 हो जाएगा या 250 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, कार तब भी आपकी 200 की थी, अब भी आपकी 200 की होगी, ठीक है, नेग्लिजिबल, बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा जिसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे इन फिजिक्स, ठीक है, तो अपनी कार जितनी थी उतनी ही रही, ठीक है, तो मास हमारा कांस्टेंट हो गया, तो मास हमने कॉमन ले लिया, क्या आ गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, तो यानी ये क्या आ गया अपना चेंज इन मोमेंटम। अब मैं चेंज इन मोमेंटम की जगह पे ये लिख सकता हूँ, हाँ जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, अपॉन में टी। अगर मैं इतनी चीज को देखूं, अगर मैं इतनी चीज को देखूं तो क्या कुछ कुछ ये मुझे एक्सेलरेशन की तरह नहीं लग रहा? अरे भाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम, ये तो एक्सेलरेशन होता है, यानी वी माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन ये तो होता था वी माइनस यू इज इक्वल अपॉन में टी, ये तो होता था एक्सेलरेशन हमारा। इसी को तो हम बोलते थे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये भी तो वही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो मैं पूरे की जगह ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम में। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ये क्या है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट अपना के है, के इज इक्वल टू, ठीक। अब देखो ये के आ रहा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम में, तो यानी के नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमने कंडीशन मान ली, इफ force is 1 Newton and mass is 1 kg and acceleration is 1 meter per second square, therefore k will be also 1, ठीक। तो हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम में, यही है अपना ड्राइव फॉर्मूला ऑफ F इज इक्वल टू एम में सेकेंड लॉ। यही तो पढ़ते आते हैं ना हम भाई, किसी से ही पूछो व्हाट इज सेकंड लॉ, एकदम तो बोलेगा सर एफ इज इक्वल टू एम में, बेटा एफ इज इक्वल टू एम में ड्राइव फॉर्मूला है, देखो ये रही पूरी डेरिवेशन इसकी, ये क्या है, ये ड्राइव फॉर्मूला है, ये सेकंड लॉ नहीं है, ये क्या है, ड्राइव फॉर्मूला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे वैलिड है। किस कंडीशन में वैलिड है, जब अपना क्या हो, मास, मास क्या हो, कांस्टेंट हो, मास क्या हो अपना, कांस्टेंट हो। अगर मास वेरी कर गया, फॉर एग्जांपल अब आप सोचो मास वेरी कब करेगा, तो बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम रॉकेट का, ठीक है, जो रॉकेट होता है अपना, तो रॉकेट का जो वेट होता है, जितना रॉकेट का वेट होता है ना उससे ज्यादा उसके अंदर फ्यूल का वेट होता है, ठीक है, जब रॉकेट उड़ना शुरू होता है तो फ्यूल कम होना शुरू होगा, ठीक है, जैसे जैसे फ्यूल कम होने लगेगा रॉकेट का वेट कम होने लगेगा। अगर हम बात करें सैटेलाइट वगैरह की, जब हम सैटेलाइट भेजते हैं, ठीक है, तब रॉकेट का बहुत तेजी से मास कम होता है, एक तो फ्यूल कम होता है वो, फिर एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद तो क्या होता है, फिर शेल्स को रिड्यूस कर रहा होता है, फिर शेल्स निकलने लग जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, रॉकेट का वेट कम हो जाता है। अगर उस कंडीशन में हम सोचे फोर्स निकालने की, अब फोर्स सीधा फिजिकल टू एम में लगा के हम निकाल ले, वो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें मास उसका कांस्टेंट नहीं है, मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में, वेरी गुड, छाप लो।
छाप लिया, वेरी गुड। अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, फोर्स की एसआई यूनिट, एफ इजिकल टू एम में, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। एक एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी पूरे को हम बोलते हैं क्या, न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। ठीक है, अब इसके दो एसआई यूनिट आपको दिख रही है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक न्यूटन। ये क्या है, ये एसआई यूनिट है अपनी न्यूटन। ये क्या है अपनी एसआई यूनिट। ठीक है, न्यूटन जो है अपनी क्या है, एसआई यूनिट है। बट कई बार एग्जाम में क्या हो जाता है, एग्जाम में भी और कई बार आप 10th के बाद जो कंपटीशन दोगे, लाइक डिप्लोमा दोगे आप या 11th के लिए एग्जाम दोगे कहीं, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, और लिखा आ जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये भी यूनिट है किसकी, फोर्स की। ठीक है, अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये किसमें, एसआई सिस्टम में। और इसकी एक फेमस यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, किसमें, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो उसमें क्या है इसकी एसआई यूनिट, डायन। डायन चुड़ैल वाली डायन नहीं, ये डायन है, वो डायन होती है, ये डायन है। ठीक है, कहीं आप लोग कहो सर इसमें कहाँ से आ गई चुड़ैल, हाँ ये चुड़ैल वाली डायन नहीं है। हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि अगर इसको पूछा जाए कि वन डायन किसके बराबर है, सर पूरे गांव के बराबर है। गांव में एक डायन आ गई थी, पूरे गांव को परेशान कर रखा था, है ना, ये एक डायन पूरे गांव के बराबर नहीं बेटा। एक डायन 1 न्यूटन हमारा 10⁵ डायन के बराबर है। एक न्यूटन साहब हमारे इतने डायन के बराबर है। ये देखो कितने खतरनाक है हमारे न्यूटन साहब भी, इतने डायन की बराबरी कर ली अकेले न्यूटन ने। ठीक है, तो 1 डायन इज इक्वल टू 10⁵, सॉरी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। चलो छाप लो। मिटा दे, पॉज करके छाप लिया करो, पॉज पॉज करके, पॉज है ना, बहुत अच्छा था ऑप्शन। करा पॉज, छाप लिया। सर छाप कौन रहा है, हम तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ भाई ज़्यादा एडवांस हो गए, वो स्क्रीनशॉट एग्जाम में लिख के हो गए, सर हमने स्क्रीनशॉट लिया था वही लगा दे क्या, अटैच कर दे। हम तो स्क्रीनशॉट से पढ़ाई कर रहे थे और आप हमको बोल रहे हो कि लिखो, एग्जाम में नहीं लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लगाएंगे, है ना। हाँ, अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। देखो इसका सेकंड लॉ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो अगर आपको जैसे लाइक आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जो खेल रहे होते हैं, या एनसीईआरटी में भी आपको एग्जांपल दे रखा है, तो जब वो शॉट मारते हैं, जो फील्डर होता है जब वो बॉल को कैच करने वाला होता है, ठीक है, जब वो बॉल को कैच करने वाला होता है तब क्या होता है कि वो जो है लाइक जब वो कैच करता है तो बॉल पकड़ के हाथ उसका पीछे की तरफ आता है। जैसे ही उसने बॉल को कैच पकड़ा हाथ पीछे की तरफ आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि उसका हाथ जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है। अब वो क्यों कर रहा है ऐसा कि हाथ पीछे की तरफ ला रहा है, वो तो बॉल को ऐसे भी पकड़ सकता था, ठीक है, बॉल को वो वहीं पकड़ लेता, हाथ पीछे लाने की जरूरत नहीं थी। बट कभी भी आप देखना या आप भी कभी कोशिश करना बॉल कैच करने की, तो हाथ आपका ऑटोमेटिक पीछे आएगा। ठीक है, क्यों आता है, क्यों आती है चीज़, माइंड जो है हाथ को कमांड देता है कि भाई इसका मोमेंटम अगर डायरेक्ट जीरो करेगा तो क्या होगा, इंजरी होगी। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे इसका मोमेंटम जीरो करो। मोमेंटम जीरो कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब ऐसे थोड़ी बॉल का मास जीरो कर दोगे आप लोग, भाई बॉल का मास तो फिक्स रहेगा ना। तो इसीलिए वो मोमेंटम कब जीरो होगा, जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। और वेलोसिटी अगर हम सडनली किसी भी चीज की जीरो करें, किसी भी चीज की आप सडनली वेलोसिटी जीरो करने की कोशिश करो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इंजरी के, या तो हमारी इंजरी या उस चीज की इंजरी। ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बॉल को डायरेक्ट ऐसे ही पकड़ा तो आपके हाथों में चोट लगने के चांसेस है।
और जैसे आप पीछे लाते हो तो चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इससे भी समझ जाओ, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लाइक कोई ऊपर से गिर गया नीचे, ठीक है, 4th फ्लोर 5th फ्लोर से कोई अगर गिर गया नीचे, ठीक है, लाइक अपना कोई बर्तन गिर गया कांच का, तो मत गिर जाना और घर में जाके फेंक मत देना कांच का बर्तन। कि जो है डाइवर्जेंट फिजिक्स के सर थे, वो बता रहे थे कि देखो उसे फेंक कर देखो, तुम्हें जो है फील होगा। पता चला अम्मी की फ्लाइंग चप्पल आए हैं। ऐसे चैनल की देखता है तू जो ग्लास तोड़ने की बात बताते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये बस एग्जाम्पल है, ट्राई नहीं करना है इसको, ठीक। जैसे ही हम कोई चीज़ नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, वो नीचे गिरते ही टूट जाती है, ठीक। क्यों टूटी वो? क्योंकि जैसे ही हमने उसको गिराया उसके पास एक वेलोसिटी थी, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, सडनली वो फ्लोर पे टकराया, उसकी वेलोसिटी सडनली जीरो हुई, ठीक है। उसको कोई मौका ही नहीं मिला कि उसके मोमेंटम को धीरे 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 जीरो करे। वो क्या हुआ, सडनली उसका मोमेंटम जीरो हुआ, इंजरी हुई, ग्लास टूट गया, ठीक है। अगर वही चीज़, वही कहता है ना, जो जंप करते हैं जिसपे ब्लैक सा होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो उस पर सब जंप कर रहे होते हैं, उस पर इंजरी क्यों नहीं आती? जब हम ऊपर से उस पर कूदते हैं तो उस पर इंजरी नहीं आती हमें, क्यों नहीं आती? क्योंकि वो हमारे मोमेंटम को धीरे 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 जीरो करता है। जब हम उस पर गिरते हैं वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, तो हमारा मोमेंटम क्या हो रहा है, धीरे 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 जीरो हो रहा है। और देन एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे हमारा मोमेंटम कंप्लीटली जीरो होता है, हमारी वेलोसिटी कंप्लीटली जीरो हो जाती है, देन उसके बाद हम दोबारा ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? आप इन चीज़ों से, आप इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जो है, जो ऐसे टाइम पे हमारी कोई इंजरी होती है, ऐसे टाइम पे हमारा कोई लॉस होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि हम क्या कर देते हैं, उसका मोमेंटम को हम सडनली जीरो करते हैं। आ रही बात समझ में? उसके मोमेंटम को हम क्या करते हैं, सडनली जीरो करते हैं, जो कि ये कर पाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आप सडनली बाइक रोक दो, आप एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, 60 की स्पीड पे या फिर 80 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे आप चला रहे हो, आपने सडनली ब्रेक मारे, ठीक है, और चारों बाइक सडनली वहीं रुक जाए, तो क्या होता है, 90% चांसेस होते हैं स्किड कर जाती है बाइक, ठीक है, और या हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, पीछे वाला आगे पहुंच जाता है, ठीक है, होता है ना ऐसा। हाँ, तो इसीलिए किसी भी चीज़ का अगर हम मोमेंटम डायरेक्ट जीरो करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए आज से फिजिक्स की ये बात याद रखना कि जो है, किसी भी चीज़ का हम मोमेंटम डायरेक्ट जीरो नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? मोमेंटम को, लॉ को ब्रेक करेंगे ना, मोमेंटम का लॉ हमें ब्रेक कर देगा। आ रही बात समझ में ना? इसलिए फिजिक्स से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, चलो, आज की वीडियो हुई हमारी कंप्लीट। दिल लगा के पढ़ें, नोट्स अपने खुद बनाएं, ठीक है। जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो उस चीज़ में आप एकदम बेस्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए छापना बंद करो और क्या करो, नोट्स बनाने तैयार स्टार्ट करो। और फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो न्यूमेरिकल्स करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।